सुबह नाश्ते की टेबल पर हम बैठे ही थे कि होम्स बोल पड़ा, वॉटसन, डर है कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। जाना कहाँ? डार्टमोर, किंग्स पाइलैंड। मुझे हैरानी नहीं हुई, वाकई मुझे केवल इतना ही ताज्जुब हुआ कि वो अपने असाधारण केस में पहले से ही नहीं डूबा हुआ था, जो कि सारे इंग्लैंड में चर्चा का विषय बना हुआ था। सारा दिन मेरा दोस्त कमरे में अपनी छाती पर अपनी ठुड्डी झुकाए और भवें चढ़ाए किसी उधेड़बुन में गंभीरता से कुछ सोच रहा था, और साथ ही साथ कड़क तंबाकू से वो अपने पाइप को बार बार भरता और सुलगाता भी जाता था। हर अखबार का ताज़ा संस्करण हमें एक नज़र डालने के लिए और फिर कोने में फेंक देने के लिए हमारे अखबार के एजेंट के द्वारा हमें भेज दिया जाता था। अभी भी वो शांत ही था, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि वो कौन सी बात थी जिस पर वो सोच रहा था। लोगों के सामने सिर्फ एक ही समस्या थी जिसने उनके आकलन की शक्ति को चुनौती दी थी, और वो थी बेसिक्स कप के पसंदीदा घोड़े का गायब हो जाना और इसके प्रशिक्षक की दुखद हत्या। फिर उसने अचानक ही इस नाटक के इरादे की घोषणा कर दी जिसका मुझे पहले से ही अंदाज़ा और उम्मीद थी। तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं बीच में नहीं पड़ रहा हूँ तो, मैंने कहा। प्रिय वॉटसन, तुम्हारा चलना तो मेरे लिए बड़ा ही सम्मानजनक होगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसे पूरी तरह से अनोखा बनाते हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास पेडिंगटन से ट्रेन पकड़ने का अभी वक्त है, और अपने सफ़र में हम इस केस पर आगे बात करेंगे। आपका मुझ पर एहसान होगा अगर आप अपनी उस बेहतरीन दूरबीन को भी अपने साथ लेकर चलें। और फिर यही हुआ कि 1 घंटे या कुछ और देर के बाद ही मैंने अपने आप को गाड़ी के पहले दर्जे में कोने में बैठा हुआ पाया। गाड़ी एग्जेटर के लिए उड़ी चली जा रही थी, जबकि अपने तीखे नैन नक्श और उत्सुकता भरे चेहरे वाला शेरलॉक होम्स कानों तक ढकी टोपी पहने उन ताज़े तरीन कागज़ों के बंडल में डूबा हुआ था जो कि उसने पेडिंगटन में ही इकट्ठा किए थे। उनके अंतिम कागज़ को सीट के नीचे डालने के पहले ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर उसने अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए वो बोला, अच्छा तो हम चल तो अच्छी चाल से रहे हैं। और फिर एक निगाह अपनी घड़ी पर डाली। इस वक्त हमारी रफ्तार 53.5 मील प्रति घंटे की है। मैंने कहा, 1/4 मील के निशान वाले खंभों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने भी नहीं, पर इस लाइन पर टेलीग्राफ के खंभे 60 गज की दूरी पर लगे हुए हैं और इनका जोड़ बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि तुमने जॉन स्टार्कर के कत्ल और सिल्वर ब्लेज के गायब होने वाले मामले पर ध्यान दिया होगा। टेलीग्राफ और क्रॉनिकल ने जो कुछ भी बताया है वो मैं देख चुका हूँ। ये उस तरह के मामलों में से है जिसमें नए सबूतों को हासिल करने के लिए विवरणों के विश्लेषण के बजाय तार्किकता की कला का इस्तेमाल होना चाहिए। ये त्रासदी पूरी तरह से इतनी असमान और बहुत से लोगों के लिए तो निजी महत्व की थी कि हम अनुमान, अटकल और परिकल्पना की बहुतायत को महसूस कर रहे थे। रिपोर्टरों और टिप्पणी करने वालों की नमक मिर्ची लगी जानकारियों से मिली पूरी तरह से अमान्य वास्तविकताओं से सच्चाई की रूपरेखा को अलग करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इस ठोस आधार पर खुद को जमाते हुए जो भी परिणाम निकल सकता था उसे देखना, और वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर यह पूरा रहस्य टिका हुआ है, इसे जानना हमारा फ़र्ज़ बन चुका था। मंगलवार की शाम मुझे कर्नल रॉस, जो कि उस घोड़े के मालिक हैं, और इंस्पेक्टर ग्रिगोरी, जो कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, दोनों से ही मुझे इन्विटेशन का एक टेलीग्राम मिला। मंगलवार की शाम को मिला? मैं चौंक पड़ा। और आज बृहस्पतिवार है, तुम कल ही क्यों नहीं चल दिए? प्रिय वॉटसन, क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने इस घटना को एक मामूली घटना ही समझा था। तुम्हारे संस्मरणों के माध्यम से मुझे जो भी जानता है वो भी यही समझेगा, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे इसके संभव होने का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंग्लैंड का वो ख़ास घोड़ा उत्तरी डार्टमोर जैसी छुटपुट आबादी वाली जगह में लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता। घंटे दर घंटे कल से मैं यही सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था कि वो घोड़ा मिल गया होगा और उसका किडनैपर भी जॉन स्टार्कर का ही हत्यारा होगा। और फिर जब अगली सुबह मुझे पता चला कि फिट्ज़रॉय सिम्पसन नाम के आदमी की गिरफ्तारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने महसूस किया कि अब मेरे एक्टिव होने का वक्त आ चुका है। एक तरह से मेरा कल का दिन बर्बाद नहीं हुआ। तब तुमने अपनी सारी प्लानिंग कर ली होगी। हाँ, कम से कम इस मामले में ज़रूरी पॉइंट्स पर मैं एक पकड़ बना चुका हूँ। मैं उन्हें बताऊँगा,
पर यह अभी उस तरह से साफ नहीं है कि जैसे इसे किसी दूसरे आदमी को अभी बताया जा सके। और अगर मैं अपना काम शुरू करने की स्थिति तुम्हें स्पष्ट नहीं करूँगा तो मैं मुश्किल से ही तुम्हारी मदद की उम्मीद कर सकता हूँ। मैं कुशन का सहारा लेकर पीछे की तरफ झुका हुआ अपने सिगार के कश खींचने में लगा था और होम्स आगे की ओर झुककर अपनी लंबी और पतली उंगली को अपने बाएं हाथ की हथेली पर बने बिंदुओं से उन घटनाक्रमों के रेखाचित्र को दर्शा रहा था जिसने हमारी यात्रा को निर्धारित किया था। वो बोला, सिल्वर ब्लेज का ताल्लुक आइसोनोमी प्रजाति से है और अपने मशहूर पूर्वजों की तरह इसने भी असाधारण कीर्तिमान बनाए हैं। इसका ये 5वां साल है और इसने घुड़दौड़ का हर इनाम कर्नल रॉस के लिए जीता है, जो कि इसके भाग्यशाली मालिक हैं। इस हादसे के होने तक वो बेसेक्स कप का पहला पसंदीदा घोड़ा था और इस पर 1-3 की बाजी लगती थी। वो रेस प्रेमियों की पहली पसंद हुआ करता था और इसने कभी उन्हें मायूस भी नहीं किया था ताकि इस पर बहुत ज़्यादा रकम की बाजी लगती रहे। ये भी साफ है कि वहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनकी बड़ी कोशिश रेस की झंडी गिरने तक सिल्वर ब्लेज को अगले मंगलवार तक वहाँ ना पहुँचने देने में ही थी। इस सच्चाई को किंग्स पाइलैंड, जहाँ पर कर्नल का अस्तबल था, में भी काफ़ी महत्व दिया जाता था। इस घोड़े की सिक्योरिटी के लिए सभी तरह के इंतज़ाम किए गए थे। घोड़े के प्रशिक्षक जॉन स्टार्कर एक प्रोफेशनल जॉकी हैं। अपना वज़न बहुत बढ़ जाने से पहले जिन्होंने कर्नल के घोड़ों की वर्षों तक सवारी की है, वो कर्नल के यहाँ 5 वर्षों तक जॉकी रहे हैं और फिर 7 वर्षों से वहीं एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी छवि एक जोशीले और ईमानदार मुलाजिम की रही है। हालांकि ये व्यवस्था छोटी है और इनमें केवल 4 ही घोड़े हैं, इसलिए इनके नीचे 3 लड़के ही काम करते हैं। उन लड़कों में से एक हर रात अस्तबल में ही रहता है और बाकी लड़के अस्तबल की गैलरी में सोते हैं। उन सभी लड़कों का चाल चलन बहुत ही अच्छा है। जॉन स्टार्कर एक शादीशुदा आदमी है और वह अस्तबल से करीब 200 गज दूर एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी कोई औलाद नहीं है। उसने एक नौकरानी भी रखी हुई है। वो एक खाता पीता अच्छे घर का आदमी है। यहाँ चारों तरफ का इलाका बहुत ही वीरान सा था, लेकिन इसके उत्तर में करीब आधा मील दूर देहाती मकानों का एक छोटा सा झुंड था जो कि तावी स्टॉक के कॉन्ट्रैक्टरों ने उन असहाय, बीमार और अन्य दूसरे लोगों के लिए बनवाया था जो कि डार्टमोर की ताज़ा हवा का आनंद लेना चाहते थे। तावी स्टॉक जो कि पश्चिम दिशा की ओर 2 मील की दूरी पर मौजूद है, जबकि बंजर घाटी वाले मैदान के पार करीब 2 मील की ही दूरी पर मेपल्टन का बड़ा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जिसका ताल्लुक लॉर्ड बैकवाटर से है और इसका इंतज़ाम सिलास ब्राउन द्वारा किया जाता है। ये घाटी चारों तरफ से हर दिशा में एक बंजर का ही रूप लिए हुए है और इसमें केवल कुछ घूमतू बंजारे ही रहते थे। पिछले सोमवार की रात जब यह हादसा हुआ तब वहाँ इसी तरह की नॉर्मल सी सिचुएशन थी। उस शाम घोड़ों ने अपनी प्रैक्टिस की, उन्हें रोज़ की तरह ही पानी भी दिया गया और फिर रात को 9 बजे अस्तबल भी बंद कर दिए गए थे। लड़कों में से 2 प्रशिक्षक के घर तक गए, वहाँ उन्होंने किचन में खाना भी खाया और तीसरा लड़का नेड हंटर पहरे पर ही था। 9 बजने के कुछ ही देर बाद उनकी नौकरानी उसका खाना लेकर अस्तबल पहुंची। खाने में वो मसालेदार मटन लेकर गई थी। हालांकि पानी का नल अस्तबल में ही लगा हुआ है, इसलिए वो पीने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गई थी और अस्तबल का ये नियम है कि पहरे पर लगा लड़का वहाँ और कुछ भी नहीं पी सकता है। नौकरानी अपने साथ लालटेन भी लेकर गई थी क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और रास्ता उस खुले बंजर टीले वाले मैदान से होकर जाता था। नौकरानी अभी अस्तबल से 30 गज की ही दूरी पर थी कि एक आदमी अंधेरे से अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसे रोकने के लिए कहा। जैसे ही वो रुकी और उसने लालटेन की पीली रोशनी के घेरे में कदम रखा तो देखा कि वो आदमी सब लोगों की तरह स्लेटी रंग का ट्वीड का सूट और कैनवास की टोपी पहने हुए था। उसने गेटर्स पहन रखे थे और उसके हाथ में मूठ वाली एक भारी छड़ी भी थी। उस आदमी के पीले पड़े चेहरे और घबराहट भरे बिहेवियर ने उस पर थोड़ा सा अजीब सा असर डाला। उसने सोचा उस अजनबी की उम्र 30 से कुछ अधिक ही होगी। उस अजनबी ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मैं कहाँ हूँ? मैं लगभग इस बंजर मैदान में ही सोने का अपना मन बना चुका था कि तभी मैंने तुम्हारी लालटेन की रोशनी देखी। वो बोली, आप किंग्स पाइलैंड अस्तबल के पास हैं। ओह वाकई, क्या किस्मत है। वो ज़ोर से बोला, मैं समझता हूँ कि अस्तबल वाला लड़का वहाँ हर रात अकेला ही सोता है
और शायद ये खाना तुम उसी के लिए लेकर जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नई ड्रेस की कीमत कमाने को बुरा नहीं मानोगी, क्यों? उसने एक मुड़ा हुआ सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा अपने कोट के अंदर वाली जेब से बाहर निकाला। देखो, आज की रात वो लड़का इसे अपने पास रख लेता और तुम इस पैसे से एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद सकती हो। वो लड़की उसके इस अजीबोगरीब बिहेवियर से डर गई और उसके पीछे से होती हुई उस खिड़की की तरफ भागी जिससे वो रोज़ाना खाना पहुंचाती थी। खिड़की पहले से ही खुली हुई थी और अंदर हंटर एक छोटे से टेबल पर बैठा हुआ था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो हंटर को बताने लगी और तभी वो अजनबी आदमी फिर से आ पहुंचा और खिड़की से झांकते हुए बोला, गुड इवनिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही वो बोला, लड़के ने पूछा, तुम्हें क्या काम है यहाँ पर? वो बोला, मेरा काम तुम्हारी जेब गर्म कर सकता है। बेसिक्स कप के लिए तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेयार्ड। मुझे एक सीधा सा सुझाव दे दो और तुम भी घाटे में नहीं रहोगे। क्या ये सच है कि 5 फलांगों में बेयार्ड दूसरों को 100 गज का अंतर दे सकता है? और क्या अस्तबल ने उस पर अपना पैसा लगाया है? लड़का चिल्लाया, अच्छा तो तुम उन बदमाश दलालों में से एक हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम उनके साथ किंग्स पाइलैंड में कैसा सलूक करते हैं। वो उछला और अस्तबल को पार करता हुआ कुत्ते को खोलने के लिए भागा। लड़की घर की तरफ भागी और भागते वक्त जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वो आदमी खिड़की से नीचे झुक रहा था। 1 ही मिनट बाद जब हंटर बड़े से कुत्ते के साथ लौटा तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। हंटर उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भागा लेकिन उसे उस आदमी का कोई भी निशान नहीं मिला। मैंने कहा, 1 मिनट के लिए रुको। क्या जब वो अस्तबल वाला लड़का कुत्ते को लाने के लिए भागा था तब उसने अपने पीछे वाला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था? मेरा साथी फुसफुसाया, बहुत अच्छे वॉटसन, बहुत अच्छे। इस पॉइंट ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला है कि कल ही मैंने इस मामले का ख़ास टेलीग्राम डार्टमोर इसको साफ करने के लिए भेज दिया था। लड़के ने कमरा छोड़ने से पहले इसे बंद कर दिया था और साथ ही मैं ये भी बता रहा हूँ कि खिड़की इतनी बड़ी नहीं है कि एक आदमी इसमें से आसानी से निकल सके। हंटर ने अपने साथी साइसो के आने तक इंतज़ार किया और फिर प्रशिक्षक को इसका संदेश भेजा और बताया कि वहाँ क्या हादसा हुआ था। हालांकि इसकी सच्चाई के मतलब को वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था और इसने उसे थोड़ा मुश्किल में डाल दिया था। मिसेस स्टार्कर, जिनकी आंख रात में 1 बजे ही खुल गई थी, तभी उन्होंने देखा कि स्टार्कर अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था। उनके पूछने पर जवाब में वो बोला, घोड़े के बारे में सोचकर बेचैनी की वजह से मैं सो नहीं सका और इसलिए मैं ये देखने की सब ठीक ठाक है अस्तबल तक जा रहा हूँ। बारिश की बूंदों की आवाज़ खिड़की पर सुनकर उनकी पत्नी ने उसे घर पर ही रुकने को कहा, लेकिन उसकी विनती के बावजूद उसने अपना बड़ा सा रेनकोट पहना और घर से निकल पड़ा। जब मिसेज स्टार्कर सुबह 7 बजे सोकर उठी तब उन्होंने देखा कि उनके पति अभी तक नहीं लौटे हैं। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और नौकरानी को आवाज़ दी, फिर अस्तबल की तरफ चल पड़ी। अस्तबल का दरवाज़ा खुला हुआ था और भीतर हंटर कुर्सी पर निढाल सोया पड़ा था। वहाँ उस पसंदीदा घोड़े की जगह भी खाली थी और उसके प्रशिक्षक का भी कुछ पता न था। दोनों लड़के, जो कि घोड़ों का सामान रखने वाले कमरे के ऊपर भूसा काटने वाली गैलरी में सोए थे, जल्दी से उठ गए। चूँकि वो बहुत ही गहरी नींद में सोने के आदी थे, इसलिए उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ऐसा मालूम पड़ता था कि हंटर किसी तेज़ नशे के प्रभाव में था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। इसलिए उसे सोता छोड़कर वो दोनों लड़के और दोनों औरतें उस लापता घोड़े तथा उसके प्रशिक्षक को ढूंढने बाहर भागे। उनको अभी भी ये उम्मीद थी कि प्रशिक्षक घोड़े को प्रैक्टिस कराने के लिए जल्दी लेकर चला गया होगा, लेकिन घर के पास टीले पर चढ़ते वक्त जहाँ से पास के सभी टीले दिखाई पड़ते थे, वो उस गायब हो चुके पसंदीदा घोड़े का कोई भी निशान न देख सके, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा शक हुआ कि शायद वो किसी परेशानी में पड़ गए होंगे। अस्तबल से करीब 1/4 मील की दूरी पर जॉन स्टार्कर का ओवरकोट एक कटीली झाड़ी में फंसा फड़फड़ा रहा था और उससे थोड़ी ही दूरी पर कटोरे के आकार का एक गड्ढा था, जिसकी तलहटी में उस बदनसीब प्रशिक्षक का मेरा शरीर पड़ा हुआ था। उसका सिर किसी भारी हथियार से हिंसक ढंग से चोट पहुंचाकर छिन्न भिन्न कर दिया गया था और उसे जांघ पर भी घायल कर दिया गया था, जहां पर कटने का एक लंबा निशान साफ दिखाई दे रहा था, जो कि लगता था कि किसी बहुत ही तेज़ धारदार हथियार से ही हुआ था। ये साफ था कि स्टार्कर ने अपने हमलावर का ज़ोरदार विरोध किया था, लेकिन उसने अपने दाहिने हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ रखा था।
चाकू पर मूठ तक खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके बाएं हाथ में एक लाल और काला सिल्क का मफलर लिपटा हुआ था, जो कि उस नौकरानी ने पहचान लिया था कि ये वही मफलर था जो पिछली शाम को अस्तबल में आने वाले उस अजनबी आदमी ने पहन रखा था। नशे के प्रभाव से बाहर आने के बाद हंटर भी उस मफलर के मालिक के बारे में काफी आश्वस्त हो गया था। उसे भी इस बात का यकीन था कि उसी अजनबी आदमी ने खिड़की के पास खड़े होते वक्त उसके मसालेदार मटन में कुछ नशा मिला दिया था ताकि अस्तबल उनकी निगरानी से बच सके। और जहां तक गायब घोड़े का सवाल है, इसके बहुत से सबूत उस खतरनाक गड्ढे की तलहटी की मिट्टी में मौजूद थे, जो कि उस वक्त हुए संघर्ष के वक्त बन गए थे। हालांकि जिस सुबह से वो घोड़ा गायब हुआ था, उसके बाद उस पर एक बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही डार्टमोर के सभी बंजारों को इसके लिए चेतावनी भी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। आखिर एक जांच से ये पता चला कि अस्तबल वाले लड़के के बचे हुए खाने में अच्छी तादाद में अफीम का पाउडर मिला हुआ था, जबकि उसी रात घर में रहने वाले लोगों ने इस खाने को ही खाया था, लेकिन उन पर इसका कोई बुरा असर नहीं हुआ। ये सभी इस मामले के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें सारे अनुमान बताए गए हैं और जहां तक ये मुमकिन है इसे बिना किसी लाग लपेट के जाहिर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इंस्पेक्टर ग्रीगोटी, जिसे ये केस सुपुर्द किया गया है, वो एक बहुत ही काबिल अधिकारी है। अगर उसमें कल्पना की शक्ति भी होती तो वो अपने पेशे में बहुत आगे तक जा सकता था। आते ही उसने खुद ही उस आदमी को ढूंढ लिया और गिरफ्तार भी कर लिया जिस पर सभी को शक हो रहा था। उसे ढूंढने में थोड़ी ही परेशानी हुई क्योंकि वो उन्हीं देहाती मकानों में रह रहा था जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। उसका नाम फिट्जरॉय सिम्पसन है और उसकी पैदाइश बहुत ही अच्छे घर में हुई है और वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने अपना नसीब रेस के जुए में बर्बाद कर लिया था और अब वो लंदन के एक स्पोर्ट्स क्लब में रेस की बाजी और पैसों का हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। उसकी बाजियों के हिसाब किताब से ये पता चलता है कि 5,000 पाउंड्स की बाजी की धनराशि उसके द्वारा उस पसंदीदा घोड़े के खिलाफ दर्ज की गई थी। गिरफ्तार होने के बाद उसने खुद ही बताया था कि वो किंग्स पायलैंड के घोड़ों की कुछ जानकारी लेने के लिए डार्टमोर आया था और उसकी रुचि अपने दूसरे पसंदीदा डेसबोरो के बारे में भी थी, जो कि मेपल्टन के अस्तबल में स्लास ब्राउन की देखरेख में था। पिछली शाम को उसके बिहेवियर के बारे में जो कुछ भी बताया गया उसमें उसने बताया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और वो केवल जानकारी ही प्राप्त करने आया था। जब उसका मफलर उसके सामने रखा गया तब वो पीला पड़ गया और मर्डर किए गए आदमी के हाथों में इसकी मौजूदगी के बारे में बताने में वो पूरी तरह से नाकामयाब था। उसके भीगे कपड़े बता रहे थे कि पिछली रात को वो बारिश में निकला था और उसकी भारी मूठ वाली छड़ी इस बात का सबूत थी कि ये वही हथियार हो सकता था जिसके बार बार हमले से उस ट्रेनर को गहरी चोटें आई थीं और जिसकी वजह से वो मर गया। और दूसरी तरफ इस आदमी के जिस्म पर घाव या चोट का कोई निशान नहीं था, जबकि स्टार्कर के चाकू की स्थिति से पता चलता है कि हमलावर पर चोट का कम से कम एक निशान तो होना ही चाहिए। वॉटसन, शॉर्ट में अब तुम सब कुछ जान चुके हो, लेकिन अगर तुम इस पर थोड़ी रोशनी डालो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने होम्स के इस विवरण को बहुत ही रुचि लेकर सुना, जो कि उसने मुझे बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे ढंग से बताया था। हालांकि इन पॉइंट्स में से ज़्यादातर को मैं पहले से ही जानता था, मैं परिचित था। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि स्टार्कर का घाव उनके आपसी संघर्ष में उनके अपने ही चाकू से लगा हो और उनके दिमाग में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई हो। होम्स ने कहा, ऐसा हो पाना मुश्किल है लेकिन मुमकिन हो सकता है। मैंने कहा, अभी भी मैं ये समझने में नाकामयाब हूँ कि इसमें पुलिस का क्या विचार हो सकता है। मेरे साथी ने पलटकर जवाब दिया, मुझे इस बात का डर है कि हमने अपनी जो भी राय व्यक्त की है उसका इससे बहुत ही कड़ा विरोध है। पुलिस को लगता है कि मैं ये मान लूँ कि फिट्जरॉय सिम्पसन ने ही उस लड़के को नशीला पदार्थ खिलाया है और फिर किसी तरह डुप्लीकेट चाबी का इंतजाम करते हुए अस्तबल का दरवाज़ा खोलकर किडनैप करने के इरादे से घोड़े को बाहर निकाल लिया होगा। घोड़े की लगाम भी गायब है और इसका मतलब है कि सिम्पसन ने ही इसे लगाया होगा और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर जब वो घोड़े को लेकर बंजर क्षेत्र में दूर ले जा रहा होगा
तभी या तो उसकी मुलाकात घोड़े के ट्रेनर से हो गई होगी और या फिर ट्रेनर ने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया होगा और फिर उनमें झगड़ा हुआ, जिसमें सिम्पसन ने अपनी भारी मूठ वाली छड़ी से ट्रेनर के सिर पर जोर से मारा होगा और स्टार्कर के उस चाकू की मार से भी खुद को बचा लिया होगा, जिसे वो ट्रेनर अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर चोर या तो उस घोड़े को किसी छिपने की जगह पर ले गया होगा और या लड़ाई के दौरान कहीं भाग निकला होगा और अब वो इस बंजर टीले पर इधर उधर घूमने फिरने लगा होगा। हालांकि जब मैं उस जगह पर पहुंचूंगा तब मैं इस मामले को बहुत जल्दी ही जांच लूंगा। हमारे ताविस्टाक के उस छोटे से शहर तक पहुंचने से पहले ही शाम हो चुकी थी। ये शहर डार्टमोर के बड़े से घेरे के बीच में एक ढाल के उभार की तरह था। बाहर स्टेशन पर दो भले आदमी हमारा इंतजार कर रहे थे, जिसके बाल और दाढ़ी किसी शेर की तरह थे और उसकी आंखें बड़ी गहरी और हल्के नीले रंग की थीं। दूसरा आदमी छोटा और फुर्तीला था और उसने साफ सुथरा फ्रॉक वाला कोट और गेटर्स पहन रखा था। उसकी मूछें पतली और छटी हुई थीं और साथ ही साथ इसने अपनी एक आंख पर लेंस भी लगाया था। साथ वाला आदमी कर्नल रॉस था, जो कि एक जाना पहचाना खिलाड़ी है, और दूसरा आदमी इंस्पेक्टर ग्रिगोरी है और जिसका नाम इंग्लिश जासूसी सेवा में बहुत ही तेज़ी से मशहूर हुआ है। कर्नल ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर होम्स कि आप आ गए। अपने से जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वो सब इंस्पेक्टर कर चुके हैं, लेकिन मैं उस बेचारे स्टार्कर को न्याय दिलाने और अपने घोड़े को वापस पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। होम्स ने पूछा, क्या कोई और नया नतीजा सामने आया है? इंस्पेक्टर बोला, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस केस में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। हमारे पास एक खुली घोड़ा गाड़ी है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम रोशनी कम होने से पहले उस जगह को देख लें और रास्ते में चलते हुए बातें भी कर लेंगे। 1 मिनट बाद ही हम सब उस आरामदेह घोड़ा गाड़ी में बैठे और उस अनोखे पुराने डेवोनशायर शहर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगे। इंस्पेक्टर ग्रिगोरी इस मामले में पूरी तरह से भरा हुआ था और अपनी बातों को जारी रखे हुए था, जबकि होम्स कभी कभी बीच में कोई सवाल पूछ लेते थे या टोक देते थे। कर्नल रॉस अपने हाथों को मोड़े हुए पीठ टिकाकर आराम से बैठे थे और उनका हेड उनकी आंखों के ऊपर झुका हुआ था, और जबकि मैं इन दोनों जासूसों के बीच होती बातचीत को बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा था। ग्रिगोरी अपनी वही कहानी बता रहा था जिसे करीब करीब उसी रूप में होम्स ट्रेन में मुझे पहले ही बता चुका था। इंस्पेक्टर बोला, फिट्जरॉय सिम्पसन के चारों ओर काफ़ी मजबूत जाल बुना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यही वो आदमी है, और साथ ही साथ ये भी महसूस होता है कि सबूत पूरी तरह से हालातों की वजह से उत्पन्न हुए हैं और इसमें ज़रा सा भी विकास अंजाम को उलट सकता है। स्टार्कर के चाकू का क्या हुआ? हम इस अंजाम पर आ चुके हैं कि गिरते वक्त इसने खुद को ही इस चाकू से घायल कर लिया होगा।